हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्मा एजुकेशन 7 पर। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत क्या, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे अंग्रेजों का आगमन। तो किस तरीके से होता है अंग्रेजों का आगमन भारत के अंदर, कैसे ये आते हैं, किस कंपनी के द्वारा आते हैं। तो ये आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और इनको महारानी जो एलिजाबेथ है उसके द्वारा एक चार्टर दिया जाता है कि आप क्या कर सकते हो, भारत के अंदर व्यापार कर सकते हो, क्या कर सकते हो, भारत के अंदर व्यापार कर सकते हो। और इनको केवल और केवल व्यापार करने के लिए यहाँ भेजा गया था, और इसका जो प्रॉफिट था वो किसे दिया जाए, सरकार को दिया जाए। तो ये सन 1600 लेकर के 1764 तक क्या करते हैं, इनके पास अधिकार केवल किस चीज़ का होता है कि व्यापार करने का इनके पास एक अधिकार होता है, ना कि इनके पास राजस्व अधिकार होते हैं। ये राजस्व अधिकार इनके पास नहीं होते हैं, ये राजस्व अधिकार इनके पास नहीं होते हैं। तो 1765 के बाद इनको क्या मिलता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीन ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन पर ये राज करने के लिए जो अपने कानूनी और राजस्व अधिकार हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके बाद 1857 के अंदर कब तक चलता है, 1765 से 1857 तक इनका राज चलता है। उसके बाद क्या होता है कि 1857 के अंतर्गत एक होता है सिपाही विद्रोह। और ये क्यों होता है ये सबको पता है कि कारतूस हैं जो सैनिकों के, उनके अंदर गाय की चर्बी लगा दी गई थी, और इसी कारण से ये आपके सिपाही विद्रोह हुआ था। तो ये विद्रोह होता है, विद्रोह के अंतर्गत क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि इसका जो भारत का जो अधिकार पहले किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होता है। उसके बाद ये कौन ले लेता है, ये संपूर्ण अधिकार आ जाता है ब्रिटिश सरकार के पास। तो ये दो प्रकार से अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ से छूट जाती है, उसके पास केवल व्यापार रह जाता है, और ये अधिकार कौन ले जाता है, ब्रिटिश सरकार लेकर चली जाती है। अब ये शासन कर रही है ब्रिटिश सरकार यहाँ पे। तो ये शासन अपने भारत पर दो प्रकार से करती है। कैसे करती हैं, तो पहले तो होता है अपने कंपनी का शासन, जो 1773 से लेकर के आपके कहाँ तक करती हैं, 1858 तक। कौन करती है, राज करती है कंपनी। उसके बाद आ जाता है ताज का शासन, मतलब जो वहाँ के महाराजा या महारानी जो भी होते थे वो क्या करते थे, भारत पर राज किया करते थे। तो वो कानून बनाते थे, वो किसके हाथ में था, कानून था जो महारानी थी उसके हाथ में था। ये करते हैं 1773 से लेकर के 1858 तक, और ये करते हैं 1858 से लेकर के 1947 तक। तो अपन पहले पढ़ेंगे अपने कंपनी का शासन। कंपनी के शासन का आपको बता दिया कि कौन से सन से लेकर कौन से सन तक करते हैं। और ये आता है आपका 1773 के अंदर ये जारी करते हैं एक एक्ट। तो वह एक्ट कौन सा है, वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये कैसा था, ये एक संवैधानिक एक्ट था, और इसके द्वारा क्या किया गया, कंपनी को नियंत्रित किया गया। कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य हैं पहले एक साथ थे, उसके बाद क्या कर दिया गया, इनको अलग अलग कर दिया गया था, मान्यता मिल गई थी इनको और अलग अलग कर दिया गया था। अब थे मद्रास, मुंबई और बंगाल, ये तीनों के जो जनरल थे वो क्या थे, अलग अलग थे। इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल का जनरल था उसको क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो प्रथम इंडिया का गवर्नर जनरल था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। और उसके बाद मुंबई और मद्रास क्या किया, गवर्नर थे वो किसके अधीन हो गए थे, बंगाल के अधीन हो गए थे। इस लॉर्ड जो वॉरेन हेस्टिंग है इसके अधीन हो गए थे। कलकत्ता में क्या किया जाता है, कलकत्ता में अपने एक सर्वोच्च न्यायालय की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है, जो कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसका अधिकार केवल कहाँ तक था, कलकत्ता तक ही था। तो इसके अंदर एक थे अध्यक्ष, तीन थे सदस्य। अब अध्यक्ष कौन था, इलिसा इम्पे थी, और तीन अन्य सदस्य तो थे, ये टोटल थे आपके 4। इसके बाद आता है कि आपकी कंपनी पर नज़र कौन रखेगा। तो कंपनी पर नज़र रखेगा आपकी कंपनी की गवर्निंग बॉडी, मतलब हो गया निदेशक मंडल। कौन रखेगा, आपके निदेशक मंडल। तो इसके अंतर्गत इसका कार्य क्या था, कंपनी का कार्य था कि जो भारत के नागरिक, सैन्य, राजस्व से संबंधित जो भी ब्यौरा है वो किसे देंगे, ब्रिटिश सरकार को देंगे, इस निदेशक मंडल को देंगे। यह था ब्रिटिश सरकार का निदेशक मंडल। तो उसके बाद आते कंपनी के कर्मचारी।
1773 का एक एक्ट था, उसके अंतर्गत है कंपनी के कर्मचारियों को क्या था, निजी व्यापार और भारतीय लोगों से रिश्वत व उपहार लेने पर क्या था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया था, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, कंपनी के द्वारा दिए गए व्यापार ही वो कर सकते थे, और भारतीय लोगों से वो रिश्वत नहीं ले सकते थे, उपहार नहीं ले सकते थे। तो इसके बाद आता है आपके 1781 का एक एक्ट, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सेटलमेंट और बंदोबस्त कानून। तो ये 1773 के अंदर एक संशोधन किया गया था इसके द्वारा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार, इसमें क्या कहा गया था कि गवर्नर जनरल पहले किस में था, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में था, इसमें इसको मुक्त कर दिया गया था, किसको, गवर्नर जनरल को और उसकी काउंसिल को। तो कंपनी के कर्मचारियों, पहले क्या होता, कंपनी के कर्मचारियों जो जो भी कार्य करते थे उसके तहत उनके कार्रवाई की जाती थी कि ये कार्य कैसे कर रहे हैं। इसके द्वारा क्या कर दिया गया था, इनकी जो कार्यवाही की जाती थी उसको हटा दिया गया। इसके बाद राजस्व वसूली से संबंधित जो भी मामले थे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो कलकत्ता के जो निवासी थे वो क्या सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो गए, और सारों को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। इसके अंदर कौन था, जो मुस्लिम, इसमें कहा गया था कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके निर्णय जो भी होंगे, जो न्याय दिया जाएगा वो किसके द्वारा, इनके जो हिसाब से, जो इनके निजी कानून होंगे उसी के हिसाब से दिया जाएगा। हिंदुओं को हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से दिया जाएगा। और इसमें कहा गया था कि जो प्रांतीय न्यायालय हैं वो यदि उनसे संबंधित कोई भी मामला है तो वो कहाँ, गवर्नर जनरल के पास जाएगा, न कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। किसके पास, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास दायर होगा। तो थैंक यू।